दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल भारती और आप सुन रहे हैं द शेयर टेबल, जहां हम मिलते हैं उन शख्सियतों से जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है बल्कि समाज को दिशा देने का कार्य भी किया है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी जिनकी ईमानदारी, सेवा और नेतृत्व का प्रतीक रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजस्व सेवा के रिटायर्ड IRS अधिकारी श्री अरुण कुमार जैन साहब की। जैन साहब, आपका द शेयर टेबल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। नमस्कार। जैन साहब, आप वर्षों तक प्रशासनिक सेवा में रहकर आपने न केवल टैक्स प्रणाली को समझा है बल्कि जनहित को भी प्राथमिकता दिया है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जैन साहब के अनुभवों के बारे में, इनके द्वारा लिए गए निर्णयों के पीछे की सोच और रिटायरमेंट के बाद समाज के प्रति इनके समर्पण की कहानी। तो आइए मिलते हैं IRS अधिकारी श्री अरुण कुमार जैन साहब से इस विशेष पॉडकास्ट में। जैन साहब, सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया आप अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। जी नमस्कार, मैं अरुण कुमार जैन। पहले तो मैं अपने आप को हमेशा एक शिक्षक मानता हूँ। मेरे जीवन की शुरुआत महाराष्ट्र में जन्म, इंदौर में लालन पालन और फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल के टाइम से ही पिताजी के स्थानांतरण के साथ में भी स्थानांतरित होता रहा। इंदौर के बाद सेंधवा, बड़वा, दमोह, खरगोन और उसी के साथ साथ मेरी शिक्षा विभिन्न जगहों पर हुई। उसके बाद मैं जब भारतीय राजस्व सेवा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क की नौकरी में आया तो मैं निरीक्षक के तौर पे आया था, इंस्पेक्टर के तौर पे आया था। उसके पीछे भी एक कारण था कि पहले MSc करने के बाद मैं खरगोन कॉलेज में केमिस्ट्री का, रसायन शास्त्र का व्याख्याता रहा। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद एक शुरू से एक आइडियलिस्टिक सोच थी कि कॉलेज प्रोफेसर बना जाए, क्योंकि पिताजी कॉलेज में थे, प्राध्यापक रहे, प्रिंसिपल रहे और उनकी लंबी प्रशासनिक सेवाओं को मैंने निकट से देखा, जाना। तो पहले तो दिमाग में एक यही था कि भाई हमें तो शिक्षक बनना है, कॉलेज प्रोफेसर बनना है, और वो अचीव किया। मगर साल भर पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगने लगा कि भाई रोज़ यही पढ़ाना है, नया कुछ नहीं है, क्योंकि कॉलेज स्तर पे इतनी प्रयोगशाला हैं मगर वहाँ एक माहौल नहीं होता है कि आप कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लें, आप कुछ नया जो है खोज करें। वो यूनिवर्सिटी और बड़ी यूनिवर्सिटी के लेवल पे ही उस समय संभव था। जी, मैंने 1982 में MSc किया और उसके बाद तत्काल में प्रोफेसर रहा, वहाँ पे व्याख्याता रहा। तो साल भर मुझे लगने लगा कि नहीं, ये जगह कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए ठीक उतनी नहीं है जितनी और जगह हो सकती है। हम सीधे जनता को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उसके लिए प्रशासनिक सेवा में जाना जरूरी है। और वहीं से दिमाग में तो पहले भी था, जब मामा लोग हमारे थोड़े से डिफरेंस थे, 5-7-8 साल के अंतर थे छोटे मामा में, वो डॉक्टरी कर रहे थे, तो घर पे कहा गया कि भाई तुम भी MBBS करो, डॉक्टर हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ। उस समय का सोच यही था माता पिता के, भाई एक बेटे को कहें इंजीनियर बन जाओ, दूसरे को कहें डॉक्टर बन जाओ। MSc भी बड़े लिमिटेड 2-3 सब्जेक्ट में होती थी। उसमें जो मूल सब्जेक्ट थे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और ज़्यादा से ज़्यादा हो गए थे स्टैटिस्टिक्स। ये 4 सब्जेक्ट में आमतौर पे MSc होती थी। आज तो बहुत बड़ा स्कोप है, 40 सब्जेक्ट में इंदौर यूनिवर्सिटी में ही MSc हो रही है। तो जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी वैसे ही क्षेत्र खुलते गए, तकनीकी विकास होता गया, क्षेत्र खुलते गए। मगर एक सोच ये थी कि इतनी मेहनत करके तो IAS हो जाएंगे। IAS का एग्ज़ाम भी दिया। उस वक्त इंदौर में इतना माहौल नहीं था, या तो बड़े शहर में आप कोचिंग करिए। और मेरा ये मानना था कि कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है, तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है जी, क्योंकि आज भी आधे से ज़्यादा IAS, IPS, IRS जो सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं, प्रशिक्षु हैं, वो ठेठ गाँव से आते हैं, ऐसी जगह से आते हैं
जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। जी। और यूपी, आज तो बिहार। हाँ, और आज तो क्या इंटरनेट की फैसिलिटी है, जी। आपको अपने एक क्लिक पे आप लंदन यूनिवर्सिटी भी देख सकते हैं और अमेरिका का न्यूयॉर्क भी देख सकते हैं, सब देख सकते हैं, सब समझ सकते हैं। तकनीकी जानकारी बहुत उपलब्ध है, पहले तो उस ज़माने में इतना कुछ था नहीं। पर बेसिक्स जो है वो कभी नहीं बदलते। जैसे गणित में 2 और 2 4 ही होगा, जी। तो आप बेसिक्स पे चलें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करने की। रोज़ आप 1 घंटा पेपर पढ़ते हैं, आपको दुनिया जहान की खबरें देखते हैं टीवी पे, आपको दुनिया जहान की चीज़ें समझ में आती है, और जो वाक़ये चल रहे हैं, करंट टॉपिक्स हैं, सभी चीज़ कवर हो जाती है। क्योंकि एक सामान्य प्रज्ञा से एक विशेष प्रज्ञा की ओर बढ़ने के लिए, क्योंकि जितने भी सिविल सर्वेंट हैं वो एक विशेष प्रज्ञा लिए हुए होते हैं, उनकी एक अपनी जो है बेसिक सोच होती है, उसी से आगे बढ़ा जा सकता है। सर, आपके प्रारंभिक दिनों में शुरुआती दिनों में IRS की ट्रेनिंग कैसी होती थी? क्या आप उन अनुभवों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सीधे तौर पे जब IAS में किसी कारणवश नहीं सिलेक्शन हो पाया, उसके लिए कई कारक थे, और कुछ अनुभव ऐसे रहे कि मुझे हतप्रभ भी हुआ मैं कि इस लेवल पे भी कुछ उल्टा सीधा चलता है। जी, बिल्कुल। और वो मैं फेस करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उतना आर्थिक स्थिति नहीं थी कि जैसा डिमांड किया गया था उतना पैसा मैं किसी को दे सकूं। तो मैं सीधे मैंने देखा कौन सी ऐसी सर्विस है जहाँ से आप सीधे प्रमोट होके बन सकते हैं। तो मैंने देखा कस्टम सेंट्रल एक्साइज का भर्ती जो है निरीक्षक के तौर पे, और वहाँ से 12 साल में आप IRS हो जाते हैं, 8 साल में आप में कैलिबर है तो हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये चूज़ की और निरीक्षक बन के विभाग में आया। वाह, क्या बात है। मतलब परिश्रम ही सफलता की कुंजी, जो कहा जाता है, परिश्रम ही सफलता कुंजी है। आपने अपने कौशल स्किल से IRS में बहुत बहुत बधाई जैन साहब। जी धन्यवाद। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप अभी फिलहाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो आपको पुनः बधाई कि आपने इतनी मेहनत किया। मैं समझता हूँ कि जो लोग IPS IRS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी प्रेरणादायी रहेगी आपकी स्टोरी। देखिए, अच्छा, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा जो भी तैयारी कर रहे हैं उनसे, क्या बहुत एक सरल सी चीज़ है। आप अपनी खासकर मध्य प्रदेश के लोग जो पिछड़ते हैं, या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग जो पिछड़ते हैं, उनकी एक तो अंग्रेज़ी कमज़ोर होना, दूसरा यदि वो मैथमेटिक्स पे ध्यान दे लें, वो ज़्यादा नहीं, केवल जो 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स होता है, हमारे समय में एक चक्रवर्ती गणित चला करता था 8वीं जी। उसमें होता था पिता पुत्र की उम्र के सवाल, एक रेलगाड़ी 60 की स्पीड से जा रही है तो कितनी देर में 2 खंभों के बीच की दूरी तय करेगी। वो बेसिक अंक गणित, बीज गणित, ये तीनों टाइप के जो थे उसमें तो जिसने 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स जो है वो अपना सुधार लिया। थोड़ा सा आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए आपको विज्ञान लेना ज़रूरी है। ये 2 चीज़ भी आपने कर ली तो मैं नहीं सोचता कि नेशनल लेवल की कोई भी एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो सकते। रहा सवाल, जब भी इंटरव्यू की बात आती है, आपको बेझिझक अपनी बात कहना चाहिए। आपको मालूम है तो स्पष्ट कहिए कि हाँ मुझे आता है, नहीं पता है तो आप उसमें जो है बहानेबाजी न करिए, तैयारी कीजिए और तय मानिए। आपके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटा आपका सोने में चला जाता है, बचे हुए 16 घंटे में आपका स्कूल के बाद यदि आप 5 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं, कॉलेज के बाद 5 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं और उसमें नियमितता रखिए, कंटिन्यूटी रखिए, तो कोई कारण नहीं है कि आपको किसी भी जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें आप रुकेंगे। आप लगातार जो है एग्ज़ाम देते रहें, आप जनरल नॉलेज बढ़ाते रहें, जनरल अवेयरनेस बढ़ाते रहें और नई से नई चीज़ सीखने की कोशिश कीजिए। यदि एक मेला लगा है तो वहाँ भी आप घूमते तो आप देखिए कि भाई दुकानदार किस तरह से दुकान लगाता है, वो किस तरह से अपना गल्ला जो है केश को संभालता है, वो किस तरह से ग्राहकों को सेवा दे रहा है। हर व्यक्ति आपको कुछ न कुछ सिखाता है, बशर्ते आप में उस चीज़ को सीखने की गुण ग्राहकता होना चाहिए आप में। ये तो आप बाज़ार भी निकलते हैं, आपको 2 दुकानें दिखती है,
तो दुकान में क्या सामान है, कोई सामान ज़्यादा और कोई कम क्यों है, ये अपने दिमाग में प्रश्न उठाइए और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको अपने आप सीखने को मिलेगा। हर चीज़ सिखाती है। जी, सच कहते हैं, सफलता के लिए सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करते रहो, अपने नॉलेज गेन करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। सर, अगली बात आपसे करना चाहूँगा। जी, आप राजस्व सेवा में काम किए हैं, आपको काम करते समय आपके सामने कौन कौन सी ऐसी बड़ी चुनौतियाँ आई, क्या आप उस बारे में बात कर सकते हैं, दर्शकों को बिल्कुल। बता सकते हैं? चूँकि मैं क्योंकि जो जाने वाले होंगे वो उनको लगेगा नहीं, उनको बातचीत, उनको एक मौका मिलेगा जानने का कि ऐसी कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं या हम कैसे उभर सकते हैं ऐसी चुनौतियों से। तो आपकी हमारी बातचीत से मैं समझता हूँ कि जो तैयारी कर रहे हैं IPS, IAS, IRS की, उनको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जी, देखिए, मैं निरीक्षक स्तर से बढ़ा, उसके बाद मैं अधीक्षक रहा और उसके बाद मैं सहायक आयुक्त हुआ। तो ये 3 स्टेज से मैंने नीचे से सब कुछ देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, आपको इनवर्ड में बिठाया जाता था, आपको इलाके में घुमाया जाता था। तो वो उससे क्या रहता था कि आपको सॉल्यूशन ज़मीन ग्राउंड ड्यूटी करने में आपको पता लगता है क्या क्या कठिनाई आती। अब कठिनाई आई है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, लीगल होगा, नहीं लीगल तरीका है, आपके किताब में कोई रूल्स रेगुलेशन में, रूल बुक में नहीं दिया है, तो भी आपको उसका सॉल्यूशन तो निकालना है। तो आपको इसीलिए गैजेटेड ऑफिसर बनाया जाता है कि आप सरकार की ओर से उसका सबसे बेहतर हल जो हो सकता है वो दें, और लोक सेवा में रहते हुए लोग को जो है, पब्लिक को जो है, एक असाधारण आदमी को आप क्या सेवा दे सकते हैं, उसकी क्या मदद कर सकते हैं, उसको किस तरह से आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसको और कोई तरीका है उसको समझाने या बताने का तो उसको गाइड करिए। उसको जो भी हर संभव सहूलियत देना चाहिए, वही लोक सेवा का परम उद्देश्य है और वो होना चाहिए। सरकार वही है जो लोक सेवा देते हैं सामने। सरकार ऐसा नहीं कि अभी मुख्यमंत्री आपके पास आ जाएगा और सॉल्यूशन निकाल देगा। वो त्वरित निर्णय राजाओं के ज़माने में हुआ करते थे। आज की तारीख में मुख्यमंत्री हो कि प्रधानमंत्री हो, हर आदमी रूल्स रेगुलेशन से बंधा है। वो अपनी सीमा के बाहर जाके आपको मदद नहीं दे सकता, मदद नहीं कर सकता, सॉल्यूशन नहीं दे सकता। जी, तो ये आपको इसी के जो है कानून कायदे में रहते हुए ही आपको प्रजातंत्र को संभव बनाना है, जनतंत्र को संभव बनाना है। हर अधिकारी के दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि हम लोक सेवक हैं। यदि हमें आज सरकारी कुर्सी मिली है तो इसलिए मिली कि हम जनता की सेवा करें, और उसका जो भी हम सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं, उसको जो भी सॉल्यूशन दे सकते हैं वो हम दें। देश और समाज की भलाई के लिए जो सलूशन दे जा सकते हैं, जो समाधान दे सकते हैं, उसी के अनुरूप काम करें। यह लोक सेवा का पूरा सही शब्दों में तात्पर्य, यही मतलब, यही अर्थ है। जी जैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कस्टम में रहे हैं, यकीनन घोटालों की जांच किया होगा। जैन साहब, क्या आपने किसी बड़े टैक्स घोटाले की जांच किया है? तो उस टैक्स घोटाले की जांच के बारे में थोड़ा बता दीजिए, यदि बता सकते हैं तो। बिल्कुल साहब। क्या है कि आपने मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, नमक का दारोगा। जी बिल्कुल, जरूर पढ़ी होगी। ये नमक का दारोगा जो है, ये कुछ नहीं, हमारे यहाँ का ही इंस्पेक्टर जो है वो कहलाता था, क्योंकि पहले 1942 में साल्ट एक्ट लागू हुआ और पहले भी अंग्रेज़ों ने नमक पे कर लगाया, जिसके खिलाफ गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, वो उसी पे था। तो ये चीज़ जो थी कि नमक को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट पे कर लगता था। उसके बाद में ये सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट हुआ 1944 में, 1944 में। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और उसके साथ नमक अधिनियम कहलाता था। जी जी, इसका संहिताकरण करें तो भारत में सबसे पुराना विभाग रहा कस्टम सेंट्रल एक्साइज, जहाँ पे कि हर चीज़ का समय बाधित डिस्पोजल होना ज़रूरी था। यदि आपने कोई भी एप्लीकेशन दी है, आपने कोई भी दरखास्त दी है, कोई भी आवेदन दिया है, तो उसका समय के हिसाब से कि भाई सप्ताह भर में करना है, आपको रिफ़ंड देना है, प्रतिदाय देना है, तो उसको 3 महीने के अंदर
तो हर चीज़ का हमारे इसमें एक टाइम बाउंड कार्यक्रम था, एक समय बाधित सीमा थी जिसके अंदर अधिकारी को उसका निकाल करके देना था। जैसे कि आजकल सूचना के अधिकार में कि हाँ भाई 30 दिन में देना ही है। अक्सर विभाग के कई लोग अलग अलग विभागों, मेरा अकेला विभाग नहीं, सारे सरकारी विभागों के लोग कोशिश करते हैं कि जो भी सूचना के अधिकार में उस कोई किसी और प्रकार की जानकारी मांगी है तो उससे बचें। बचने का कारण एक ही है कि एक तो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है, लोक उपयोगी जो जानकारी जो सबके लिए खुली है, उसमें तो बोलने में कोई डरना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो उपलब्ध है। रही सवाल कोई स्पेसिफिक जानकारी पूछी है तो आदमी डरता कब है कि यदि दिया तले अंधेरा होगा तो डरेगा। जी बिल्कुल। नहीं तो डरने का कोई प्रश्न नहीं है, आप सीधा सीधा जवाब दीजिए। ये सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को भी ये डर लगता है कि पता नहीं हम कुछ लिख दें तो फंस नहीं जाए। फंसने का कोई प्रश्न नहीं है। आप उचित चीज़ का उचित उत्तर देने के लिए सक्षम अधिकारी हैं, सक्षम भारत सरकार की ओर से या राज्य सरकार की ओर से आपको बनाया गया। तो बजाय उसको नीचे वाला यदि उसको घुमा फिरा के जवाब देना चाहता तो सीधा सीधा जवाब दें, तो दूसरा प्रश्न उसका सूचना के अधिकार में उत्पन्न ही नहीं होगा। आपने बेसिक चीज़ जो है यदि मूल स्थान पे ही चीज़ का निपटान कर दिया है तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा और चीज़ जो है वो मीडिया में जाएगी और उछलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि समय को भी समय लगता है, तत्काल लिख देने से नहीं हो जाता। तत्काल तो कोई कहते आप सब इमीडिएट ये दे दो, आपको जानकारी चाहिए सूचना के अधिकार में भी, तो उसको अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग विभाग से, मतलब एक विभाग में अलग अलग अनुभाग से वो जानकारी इकट्ठी करनी होती, जो आदमी डील करता उससे लेनी पड़ती है। उसके अलावा देखना पड़ता फाइलों में कि भाई वस्तु स्थिति क्या है। वो मेहनत से लोग बचना चाहते हैं। आजकल सब कंप्यूटर का काम हो गया है, तो वो चीज़, वो बेसिक मैंने बताया आपको कि मूल चीज़ मूल ही रहेगी। तो मूल चीज़ तक जाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी। और विभाग के पास क्या है कि लिमिटेड हैंड्स हैं, हर विभाग में काम करने वालों की कमी है, तो हर कोई काम को ढोलना चाहता। और उसका एक कारण है पहले के रिकॉर्ड सही नहीं रखे गए हैं, सही उचित ढंग से उनका साल संभाल नहीं हो रही है। रिकॉर्ड कीपर आपको टाइम पे रिकॉर्ड ला के नहीं देता है, तो आदमी को लगता है ठीक है आज तो निकाल लिया, कल देखेंगे, फिर शनिवार रविवार छुट्टी आ जाएगी, फिर बात अगले वीक पे चली जाएगी। तो ये टालने की प्रवृत्ति जो है वो ठीक नहीं है। और आजकल ज़्यादातर जो ऑफिसर आ रहे हैं, नया जो ब्लड आ रहा है, वो कट कापी पेस्ट में तो माहिर है। वो कंप्यूटर पे तो सब बना देगा, सब कर लेगा जी, पर हर चीज़ कंप्यूटर पे नहीं होती। नहीं होती। वो पुराना तो आपको फाइलों में ही जाना पड़ेगा, नई परमिशन, नई वो चीज़ें सारी आपको कंप्यूटरीकृत है। पुरानी तो आपको रिकॉर्ड बेस ही रहे, रिकॉर्ड में जाना पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय देना होता है। समय का अभाव सबके पास है, आम आदमी के पास भी है और सरकारी अधिकारी के पास भी है, सरकारी कर्मचारी के पास भी है। कारण हम लोग इतने मशीनीकृत हो गए हैं जी बिल्कुल। क्या हम जो है ऑफिस आना जाना है तो हमको 2 घंटा चाहिए, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का। निवास स्थान दूर हैं, शहर की अपनी समस्या है, शहरों में आप देख रहे हैं रोज़मर्रा का ट्रैफिक जाम है, तो नई नई चीज़ें होती है और उनका नया नया सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। बिना सॉल्यूशन निकाले तो कोई गति मिलनी नहीं है। जी सर, आपसे एक और जानकारी चाहूँगा। टैक्स चोरी की बात करते हैं, अभी टैक्स घोटाला, टैक्स चोरी। टैक्स चोरी की सबसे आम रणनीतियाँ कौन सी होती हैं जिनसे आप अपने सेवा काल के दौरान रूबरू हुए हैं? आम रणनीति जो है सब वो लोग, आप पब्लिक उसमें देखेंगे कि क्या हो रहा है। एक आदमी बड़ी जल्दी से करोड़पति बनना चाहता है जी, वो देखता है कि मैं ईमानदारी से चला तो मैं तो वहीं का वहीं हूँ, और सामने वाला जो है वो कर चोरी करके साहब उसने तो कोठी खड़ी कर ली 2 साल में और कारों में घूम रहा है बड़ी बड़ी। जी बिल्कुल। ये बहुत तो सबसे पहला जो है दिमाग में ये कीड़ा आ जाना कि भाई मैं ही ईमानदार हूँ, बाकी सब बेईमान हैं और वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं। तो क्या है, कई चीज़ें हैं साहब, अपना भाग्य भी है, अपनी मेहनत भी है, पर
जिंदगी में कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता। कोई ऐसा रास्ता नहीं होता कि आप तुरंत ये पहुंच जाएं। ये बिल्कुल फैक्ट है कि कोई आदमी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रूप से, बहुत तेज़ी से सामाजिक परिदृश्य में एकदम उभर के और बड़ा आदमी बना है, तो उसके नीचे कहीं न कहीं कुछ न कुछ काला अवश्य होगा। ये बिल्कुल तय बात है। क्योंकि एक सामान्य आदमी की एक स्पीड होती है कि ठीक है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, जी। या एक सामान्य आदमी 5 साल में अपनी घर व्यवस्थित करता है, अगले 10 साल 15 साल में मकान बनाएगा, कार वार खरीदना, फर्नीचर बनाना, ये भी चीज़ चलता रहेगा। पर जो बड़े मुकाम आदमी के होते हैं तो उसके लिए एक समय लगता है। जी, यदि बिल्कुल। उस समय से कम और बिल्कुल दशांश समय में यदि कोई काम कर रहा है, मतलब तय है कि या तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाग्यशाली है, अतिरिक्त रूप से उसका जो है कोई परिश्रम ऐसा होगा, या कोई एक नई चीज़ उसने बना ली है। अन्यथा एक सामान्य के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जैसे यहाँ इंदौर में पानी गिर रहा है तो 6 इंच कहीं गिरेगा तो दूसरी जगह 8 इंच हो जाएगा। जी। ऐसा नहीं होगा एक जगह 6 इंच हो जाए और एक जगह एकदम 26 इंच हो जाए। तो ये सामान्य जो प्रक्रिया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता। यदि शॉर्टकट किसी ने अपनाया है तो वहाँ कहीं ना कहीं काला दिमाग में आदमी के ये कि उसको ये लगता है कि उसने की तो मैं भी, वो मेरा प्रतिमान बन गया तो मैं भी कर चोरी करके और जल्दी से आगे बढ़ जाऊँ। तो ये कर चोरी का मूल कारण है। फिर उसको जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ मैं 2 पैसे मार सकता हूँ, भाई बिल मत दे, टैक्स बच जाएगा। जी। वो आदमी जो है मैन्युफैक्चरर्स लेगा तो मैन्युफैक्चर भी उसको कहेगा कि भाई ऐसा कर ले, तू इसका बिल मत ले। तो मैंने रॉ मटेरियल जो ख़रीदा है वो कच्चे में ख़रीदा है। पर जब से CGST आया है तब से यदि आदमी को बड़ा बनना है, तरक्की करना है, तो उसको कर दायरे में आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए। अभी जो मोदी जी का चल रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हमने सबसे बड़ा काम तो यही किया कि 2 नंबर की अर्थव्यवस्था को CGST में हम 1 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश किए। 100% तो संभव नहीं है, फिर भी हम उसको 60%, 70%, जहाँ पहले 10% से 20% काम बिलिंग पे होता था, आज वो काम 80%, 90% बिल पे हो रहा है। रास्ते तो हर जगह कोई भी निकालेगा, और रास्ता निकालने में सबसे ज़्यादा कर सलाहकार और अधूरे कर सलाहकार ज़्यादा उसके लिए प्रेरित करते हैं। एक सही कर सलाहकार कभी भी सलाह देगा कि भाई टैक्स चोरी मत करो, आप टैक्स प्लानिंग करो। सर, आप बड़े बेबाकी और ईमानदारी से बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दर्शकों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, सुकून मिल रहा होगा कि आप जैसे किसी ईमानदार व्यक्तित्व अधिकारी से बात हो रही है, उसकी बात लोग सुन रहे हैं। भले ही आप रिटायर्ड हैं, लेकिन आपने अपने कार्यकाल में ये सब करके दिखाया है। मैं अगली बात आपसे जानना चाहूँगा, सर, आप अपने कार्यकाल में ईमानदारी और भ्रष्टाचार इन दोनों के बीच क्या संतुलन देखा है? देखिए, संतुलन ऐसा है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं कहूँ कि मैं ईमानदार हूँ तो हरिश्चंद्र तो मैं भी नहीं हूँ, बिल्कुल। फिर भी एक माना जाता है कि आपको रोटी खानी है तो आटे में नमक मिलाने जितना तो तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या, सरकार से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए, वो नहीं होता। यदि आज की तारीख में देखा जाए तो आप यदि पकड़ लिए गए हो तो चोर हो, नहीं तो आप साहूकार हो। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई कर चोरी, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जानते अजानते कर चोरी कर लेता है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भ्रष्ट है, क्योंकि हम यदि अपने कर्तव्य की पूर्णता नहीं करते हैं तो हम भ्रष्ट तो हैं। हमारी कर्तव्य में कोई कमी है, जो हमारा रूल्स रेगुलेशन सब बताएगा उसमें यदि कोई कमी है तो कहीं ना कहीं हमने नियम की अवहेलना की, नियम तोड़े हैं और वहीं पे आदमी भ्रष्ट हो गया। रहा सवाल जनता की नज़र में, तो जनता तो कोई भी यूनिफॉर्म वाला ऑफिसर होगा उसके पीछे अच्छा हराम का खाता होगा, ये सोच रहे थे। हम लोग यूनिफॉर्म ऑफिसर थे तो कहीं पे रेड पे जाते थे, सर्च होती थी। जब तक 4 घंटे 5 घंटे कार्रवाई चल रही है तो बाहर की पब्लिक यही समझती थी, यार अंदर कुछ ना कुछ सेटिंग होगी सर।
उसे पता ही नहीं है कि भाई क्या है, सेटिंग क्या है और क्या टैक्स है और क्यों रेड हुई, कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल। तो क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि पूरा कैलकुलेशन करने के बाद लगता है कि यहाँ पे या किसी इन्फॉर्मेशन पे हमने रेट की, लगता है कि यहाँ कुछ होगा और अंदर कुछ नहीं मिला, तो पब्लिक को तो ये लगता है अरे सेटिंग होगी सर। तो ये कोई पैमाना नहीं होता, जनता की सामान्य दृष्टि के हिसाब से वो कुछ भी बोलें। और आज के तारीख में तो साहब ये है कि किसी ने सरेआम मर्डर भी किया है, उससे बड़ा अपराध नहीं होता, उसने सदोष मानववध भी किया है और परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो हैं वो मेल नहीं खाते हैं, कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाता है, थोड़े समय में जमानत हो जाती है, वो बंदा जो मर्डरर है, जो हत्या करता है, वो सरेआम हीरो बन के घूमता है। और अभी देख लीजिए आप, जो एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण जो भी बरी कर दिए गए, जी, वो भगवा आतंकवाद एक बड़ा शब्द आपने सुना होगा, तो ठीक है वो नहीं मिले तो बरी हो गए। अब सवाल है कि जो लोग मरे, स्पॉट पे जो लोग मरे, वो तो सबने देखा, कई परिवार पीड़ित हुए, उनको सॉल्यूशन क्या मिला? तो फिर तो उंगली उठेगी कि हाँ भाई न्यायालय भी भ्रष्ट हैं। बिल्कुल उठनी भी चाहिए। पर यह है कि न्यायालयों में भी सब कुछ होता है, पर उसको जो कानूनी दायरे में उन्होंने अपना निर्णय दिया है, उसके एक बार निर्णय के बाद आप उंगली नहीं उठा सकते, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कर दिया है तो आपको उस निर्णय को मानना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ये हम लोगों की बड़ी वेदना है कि समाज में गलत काम हो रहे हैं और सरेआम हो रहे हैं, और उसके बावजूद भी आम आदमी है वो सोचता रह जाता है और कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी व्यवस्था इतनी हो गई कि आप वकील इतना पैसा मांगेगा, उसके बाद जो है उसके बाद उस टाइम लेगा, हर हियरिंग के पैसे लेगा, उसका भी अपनी जगह सही है, वो बढ़ता आगे केस बढ़ता रहता है, बरसों लग जाते हैं, डिस्पोजल होते ही नहीं है। सर आप एक IRS अधिकारी रहे हैं, IRS हैं, रहेंगे, वो तो कोई ले नहीं सकता। आप तो सदैव जब तक धरती पर हैं तब तक हमारी जो मेहनत का प्रतिफल है वो तो कोई नहीं ले सकता। सर आपने टैक्स की जांच भी किया है, टैक्स चोरी घोटालों की जांच भी किया है। सर क्या आपको कभी राजनीतिक पॉलिटिकल प्रेशर का सामना भी करना पड़ा है? नहीं, क्या है कि राजनीतिक रूप से हम लोगों का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का तरीका था, वहाँ पे सीधा कोई हस्तक्षेप हो नहीं सकता था। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत हम काम करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कभी ये होता था कि भाई चीफ कमिश्नर से या कमिश्नर से फ़ोन पे आ जाता था या बुला के बता देते थे कि भाई ऊपर कुछ प्रेशर है। जी। कभी हम ज़्यादा डीप में जाते तो बता दिया जाता था कि भाई फलां क्या जो है वित्त मंत्री को फ़ोन है और उनने बोर्ड ऑफिस में खबर की है। तो पेपर पे तो कभी कोई चीज़ आती नहीं है। ज़्यादा ये होता था कि ऊपर ठीक है आप है नहीं कुछ आप सुन रहे हैं और आप प्रेशर में आ नहीं रहे हैं, तो आपको वहाँ से स्थानांतरित कर दिया जाता था। वो बड़ा सरल तरीका है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों में कि भाई उसको जांच से हटा दो, तो जांच से हटाने के लिए सीधा आदेश मत निकालो, उसका स्थानांतरण कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, तो अपने आप उसको चार्ज दे के जाना पड़ेगा, फाइलें छोड़ के जानी पड़ेगी। और यदि ऑफिसर वाइज है, वो चाहता है कि जांच हमारी, तो वो पूरा उस पर नोट छोड़ दे, अपनी फाइल पे नोट छोड़ दे, डिटेल नोट छोड़ दे कि इसमें यहाँ से ये हुआ, ऐसे ऐसा होना चाहिए। उस नोट को कोई नहीं हटा सकता, वो फाइल रहेगी, वो नोट रहेगा, और आगे जो ऑफिसर आएगा वो उसको थोड़ा बहुत पतला कर सकता है, दूध में थोड़ा पानी मिला सकता है, चाय बना देगा उसकी, पर यह है कि उसको दही नहीं बना सकता, छोड़ नहीं सकता कि भाई ऐसी ढोल दे उसको, उस मुद्दे को छोड़ नहीं सकता जिसमें जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, जो उन्होंने अपनी बात कही है कि इसके बारे में, टैक्स घोटाले के बारे में। अगर दूसरे शब्दों में कहें, अगर ईमानदार है, अगर ये तो पक्का ईमानदार था तभी उसका ट्रांसफ़र हुआ, तो वो अपना निशान तो छोड़ ही जाएगा, हमने ये किया इसलिए हमारा बिल्कुल सर निशान छोड़ जाएगा। हम क्या करते थे कि उसमें आगे आने वाला ऑफिसर भी ध्यान रखता था कि ठीक है यार अपन इसको प्रूव कर देते हैं,
कर दिया, बाकी जो है डिसाइडिंग अथॉरिटी जो है उसको एडजुडिकेट करने वाला जाने, वो करता रहे। सर, टैक्स प्रणाली के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। भारत की टैक्स प्रणाली में पिछले कई वर्षों से देखते हुए आज की टैक्स प्रणाली में क्या क्या फेरबदल हुआ, क्या क्या बड़े बदलाव हुए, कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं सेंट्रल एक्साइज को लेता हूँ जी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क। भारत में सबसे पहले जो जिसे जजिया कर कहते हैं, जजिया कर लगाया गया था। जी हाँ। तो ये हमारा सेंट्रल एक्साइज का ही एक तरह का टैक्स था। उस वक्त तम्बाकू पे टैक्स लगता था, तम्बाकू पे टैक्स लगता था। तो तम्बाकू को ये कर दिया गया था कि एक जाति विशेष के लोग जो हैं वो आधा कर देंगे और दूसरी जाति के लोग डबल कर देंगे। तो जो मुग़ल शासन आया उसमें ये लागू किया गया। उसके पहले से भी अपनी टैक्स प्रणाली थी, भारतीय टैक्स व्यवस्था थी। पहले ये था कि भाई जो खेती किसानी होती थी उसके ऊपर टैक्स ले लिया जाता था, जिसको लगान कहते हैं, लगान वसूला जाता था। तो भारत में जो चाणक्य की कर प्रणाली चलती थी उसमें ये रहता था कि भाई 1 रुपये का 5वां भाग आपको राजस्व देना है, आपको राजा को कर देना है। फिर राजा ये भी देखता था कि भाई किसी साल कहीं सूखा पड़ गया है, कहीं अकाल है, तो उसको टैक्स माफ़ भी करता था। जी बिल्कुल। बाद में जब मुग़ल काल आया तो उन्होंने क्या करा कि उसमें अपनी लगान जो वसूलते थे वो तो अपनी जगह था, उन्होंने तम्बाकू वगैरह पे कर लगाया और उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनको आधा कर देना होता था और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को डबल देना होता था। उन लोगों ने तो जजिया बहुत करके प्रॉब्लम किया, देश में क्रिएट किया। अच्छा, वैसे भी जब सेना एक जगह से दूसरी जगह ज़मीन जीतती थी तो वो समझती थी कि सब हमारा है, तो लूटपाट करती थी। राजा जो है शाही खजाना लूटता था, हाथी, घोड़े, तलवारें, आपके जो होता है कि तोपखाने, ये लूटता था। और साथ में खजाना लूटा जाता था तो सेनापति पेश करता था राजा के सामने। राजा जितना खजाना अपने पास जमा करता था कुछ दे देता था उन जीतने वालों को। तो जगह जगह होता था जब ऐसी लूटमार चलती थी तो छोटे छोटे जो सैनिक होते थे वो भी लूटते थे। तो वो क्या करते थे कि ज़मीन में गाड़ के रख देते थे। उनको मालूम था 4 महीने हम यहाँ कोई दूसरा देख नहीं ले, चोरी नहीं कर ले, तो ज़मीन में गाड़ के रख देते। मैं खरगोन में था तो वहाँ पे एक जो दिल्ली दरवाज़ा मार्ग है उस पर पहले सोने की दुकानें हुआ करती। तो वहाँ जो भी मकान की खुदाई होती थी तो वहाँ कुछ न कुछ माल असबाब निकलता था, सोने के सिक्के निकलते थे, सोने के कुछ जो है जेवरात निकलते थे। ये सब लूट की चीज़ें थी। ऐसी मैंने शाहजहाँपुर के पास देखा, शाहजहाँपुर, सारंगपुर, वहाँ भी ऐसी होता था। सारंगपुर में पुरानी जगह खुदती थी क्योंकि वहाँ मुग़ल सेनाएं लंबे समय रही थी और पता नहीं होता था सैनिक को कि भाई आज हूँ मैं, कल रहूँगा कि नहीं रहूँगा। 4 महीने वहाँ पड़ाव है, मालूम पड़ाव दूसरे छोटी लड़ाई में गया, वहाँ मर गया, वो पता ही नहीं लगा, वो अंदर ज़मीन दबा रह गया। तो ये इस तरह से आगे फिर जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने साल्ट पे टैक्स लगाया, नमक पे टैक्स लगाया। ऐसे एक एक करके कमोडिटी बढ़ती गई, वस्तुएं बढ़ती गई जो टैक्स के दायरे में आती गई। फिर उनको लगा अंग्रेज़ों को कि हमको इसका संहिताकरण करना चाहिए, हमको इसको कोडिफिकेशन करना चाहिए। तो उन्होंने सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट 1944 बनाया और उसमें 68 चैप्टर हेड बनाए कि 68 वस्तुओं में अलग अलग, और जिसका नहीं समझ में टैरिफ हेड 68 में डाल दो और एक जनरल जो 5% 7% टैक्स वो इम्पोज कर दो। क्योंकि क्या होता है, जिसको आजकल हम कहते हैं गांव में जुगाड़ टेक्निक, नई चीज़ें, वो डिफ़ाइन ही नहीं कहीं पे। जब डिफ़ाइन नहीं है, उसको कहीं पे भी समझाया नहीं गया है, तो उसको आप कहाँ डालोगे। तो बाद में फिर ये टैरिफ हेड बने, टैरिफ हेड के बाद विस्तृत हुआ वो, और उसके बाद ये CGST लाया गया। CGST इसलिए लाया था कि एक स्टेट का जो है सेल टैक्स को ख़त्म करके उसको SGST किया और सेंट्रल का CGST किया। क्योंकि व्यापारी काफ़ी परेशान था तो उसको संहिताबद्ध करके सरलीकरण उसका किया गया और सरलीकरण में टैक्स लाते गए। चूँकि वैज्ञानिक विकास हुआ, तकनीकी विकास हुआ, चीज़ें ज़्यादा बनने लगी भारत में, बाहर से आना का इम्पोर्ट कम हुआ, तो उस कारण हमारे यहाँ ये सब चीज़ें, आज जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं तो माइक जो है उसका जो वायर है उस पर भी टैक्स है, उसके ऊपर का प्लास्टिक उस पर भी टैक्स है, अंदर कापर लगा उस पर भी टैक्स है,
लाइट है तो उसके बल्ब पे भी टैक्स है आपके, माइक है तो इसके स्टैंड पे भी सब टैक्स, टैक्स सब है। चीज़ पे टैक्स पेड ही है। टैक्स कोई चीज़ टैक्स के दायरे से बाहर नहीं है। सर आपने अभी जीएसटी की बात किया, जी। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप मानते हैं कि जीएसटी एक अच्छा कदम है? क्या इसमें कुछ खामियां भी हैं? निश्चित रूप से कदम बहुत अच्छा है। वैश्विक स्तर पे हमारे देश को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम एक सेंट्रल का जो है एक टैक्स जो प्रोसीजर है उसको कॉमन करें, एक सरीखा सारे देश में हो, सब जगह हो, सारे राज्यों में हो। तो राज्यों के करों को और केंद्रीय करों को युक्तियुक्तकरण करने के लिए ये लागू किया गया। देखिए, सिस्टम कोई भी खराब नहीं होता। कोई नई चीज़ लागू करते हैं तो उसमें कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, उनको सरल करने के लिए हमको उसके प्रोसीजर बनाना पड़ता है। तो प्रोसीजर जब बनाते हैं और उसको लागू करने में हर आदमी की सोच एक सरीखी नहीं होती। हमने एक रूल दिया कि भाई ये करना है, उसकी एक प्रोसीजर दे दी हमने कि भाई उसकी व्यवस्था दे दी कि इस तरह से इसको लागू करना है। मगर जो लागू करने वाला है उसकी समझ एक अलग होगी। हर उसमें अलग अलग, जैसे कहते हैं मुंडे मुंडे मित्र भिन्ना, जी। हर दिमाग का अपना अपना नेचर होता है। वो उस हिसाब से उस दृष्टिकोण से उसको देखेगा। हर आदमी जो पढ़ा है तो उसका हो सकता है वो विज्ञान से छात्र रहा हो, वाणिज्य का छात्र रहा हो, कला संकाय का छात्र रहा हो, तो उसकी सबकी जो देखने का दृष्टिकोण वो बदल जाता है, उसकी समझने की शक्ति बदल जाती है। जी बिल्कुल। ऐसे ही जो सामने वाला असेसी है जो कि जिसको कर निर्धारित करना है, वो भी अपने दिमाग से लगा लेता है कि नहीं इसको इधर नहीं इधर डाल दूँ, इधर नहीं इधर क्लासीफाई कर दूँ, तो वो गड़बड़ियाँ होती है। वो प्रोसीजरल मिस्टेक धीरे धीरे होते होते साफ़ होती है। और वो अब क्या है कि जैसे अलग अलग कर की दरें हैं, जी 18%, 24%, 12%, 8%, 5%। कुछ पे तो 0% शुरू में भी। क्या है कि कई चीज़ें सेल टैक्स वाली जो थी, जो लोकल उसकी थी या राज्य के विषय थे, वो केंद्र के विषय से मिलाए गए। केंद्र के विषय जो हम लोग देखते थे उनमें राज्य के करों की चूँकि हमको आदत नहीं थी और राज्य वालों को केंद्रीय करों की आदत नहीं थी। वो अधिकारियों का जब डिपार्टमेंट में मिलान हुआ कि भाई सेंट्रल हम CGST में हैं और स्टेट वाले SGST में हैं, तो चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। वो उसमें अब क्या है कि जैसे जैसे टैक्स की इनकम जो है, हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन बढ़ रहा है, हमारी सरकार की आय जो बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इसको कम किए जाएंगे। टैक्स स्लैब जो है वो 5-6 स्लैब से कम करके 3 पे लाया जा रहा है। और बहुत जल्दी जो है इसको एक इक्विवेलेंट एक दो ही दर दो रहेगी कि भाई एक 18% रख दी और एक 9% रख दी, या मैक्सिमम टैक्स जो है 16% कर दिया और 4% कर दिया। तो दो दरों में लाने का एक ज़्यादा अच्छा तरीका है कि रेवेन्यू ग्रोथ जैसे जैसे होती जा रही, इसको कम करेंगे। सर अभी हम टैक्स की बात कर रहे थे, आप कस्टम में भी रहे हैं, टैक्स घोटाले की भी जांच किए हैं। सर आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या जनता, आम जनता जो है टैक्स समझती है? क्या टैक्स बिल्कुल की शिक्षा के बारे में आम जनता को शिक्षित किया जाना चाहिए? देखिए क्या था कि पहले तो सब्जेक्ट में 8वीं के बाद 9वीं से हमारे समय में विषय अपने चूज़ कर लिए जाते थे, विषय चुन लिए जाते थे। तो आदमी जो है, जो भी पढ़ने वाला छात्र है, वो विज्ञान का, वाणिज्य का या कला संकाय का छात्र हो जाता था। तब शिक्षा पद्धति थी 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं और 11वीं के बाद सीधे कॉलेज। अब 10+2+3 वाली व्यवस्था लागू हो गई है, तो 10वीं तक सब सब्जेक्ट कॉमन है, तो सबको टैक्स भी पढ़ना पड़ता है और विज्ञान भी पढ़ना पड़ता है। तो उससे छात्रों की जो है दृष्टि विहंगम हुई है, उनका सोच का दायरा बढ़ा है और आने वाले टाइम में हर छात्र जो है टैक्स पढ़ता हुआ चला रहा है, स्कूल कॉलेज में भी पढ़ता चला रहा है। तो टैक्स की समझ, वही आने वाले नागरिक हैं, टैक्स की समझ उनमें बढ़ी है और पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और जितनी समझ बढ़ी है उतनी दिमाग उनके टैक्स चोरी के प्रति भी, यदि बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ हैं खासकर, तो उनकी वो दिमाग में वो भी रहता है कि यार ऐसे टैक्स लगेगा तो हम इससे कैसे बच सकते हैं।
तो दोनों चीज़ें साथ में। जी तो बिल्कुल। टैक्स अवेयरनेस बढ़ी है, टैक्स की समझ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और आज छोटे से छोटा जो है एक 9-10 का स्टूडेंट भी प्रश्न कर लेता है कि साहब ये इनवाइस आपने बनी तो इस पे टैक्स क्यों नहीं लगा, टैक्स लगाया तो कितने % लगा। पहले ये समझ ग्रेजुएशन वाले में भी नहीं होती थी। जी, कुल मिलाकर आज का नागरिक जो आम जनता है वो टैक्स के बारे में पूरी अच्छी तरह से समझती बहुत है। बेहतर जानकारी रखती है। सर, आपके सेवा काल में, आपका सेवा काल लंबा रहा है, आपके सेवा काल में कोई ऐसा पल जो आपको आज भी याद हो और आपको आज गौरवान्वित करता हो कि हमने ये कुछ अच्छा किया है, कुछ खास किया है, तो ऐसे गौरवान्वित करने वाले पल आप शेयर करें तो अच्छा, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए क्या होता है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपके इमीडिएट जो बॉस होते हैं, आपके जो तात्कालिक अधिकारी होते हैं, वो किसी चीज़ को बड़ा आपको अप्रिशिएट करते हैं, जी तो लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है। मगर जब चीफ कमिश्नर या कमिश्नर या बोर्ड मेंबर आते थे या कोई चेयरमैन आते थे, उनके सामने हमारे प्रकरण रखे जाते थे कि मॉडल केस कौन से हैं, तो मॉडल केस जब रखे जाते थे तो प्रश्न करते थे कि भाई ये आपने कैसे बनाया, क्यों बनाया। तो उससे असलियत खुल जाती थी कि वास्तव में इस अधिकारी ने प्रकरण बनाया है या किसी और ने बनाया है। तो उसमें चुनिंदा जब वो रखे जाते थे तो मेरे को आज भी अच्छी तरह याद है कि एक हमारे बोर्ड के मेंबर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई कोई एक बड़ा केस बनाना है। मेरे कमिश्नर ने मुझे तत्काल भेजा कि भाई आप 8 दिन के अंदर बड़ा कोई केस बना के लेके आए। तो मैंने उनसे कहा सर मेरे को 8 दिन बुलाना मत, आपको जिस साइज़ का जितने करोड़ का केस चाहिए मैं दे दूँगा। अब आपको मान लीजिए कि 10-20-50 करोड़ का केस बनाना है तो आपको बड़ी जगह ही जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। छोटी जगह तो उसका टोटल टर्नओवर भी 10 करोड़ का नहीं है। तो मैंने एक ऐसी यूनिट चुनी जो अंडरटेकिंग थी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, और बड़ा ही टेक्निकल उसका विषय था। कोई भी व्यक्ति को ही वहाँ भेजा जाना चाहिए था। मुझे भेजा गया, मैं ठीक है देखा उसको, तो वहाँ पे पहले दिन ही कोई चीज़ ऐसी मुझे मिल गई कि मैंने अपने एंगल से उनको नोटिस दिया वहीं पे स्पॉट पे। रिमोट एरिया था, आजकल फैक्ट्रियाँ रिमोट एरिया में ही लगती, वहाँ बाहर कहीं से आप कोई भेज नहीं सकते हैं कि भाई फैक्स कर दें आप बाहर से, आपको उस फैक्ट्री पे ही डिपेंड होना पड़ता है कि वो फैक्स करें। हमने उनको फैक्स करने को दिया, उन्होंने कुछ दूसरा फैक्स करके हमको पकड़ा दिया कि हाँ भाई हमने फैक्स कर दिया है। तो मोबाइल से जब बात हुई तो पता लगा कि नहीं भाई ये तो मिला नहीं है। हमने मोबाइल फ़ोटो खींच के अपना कन्वे कर दिया और बताया कि सर यहाँ पे इस तरह का केस बनना है। हम बड़े खुशी 5 दिन में केस बना के 2 जगह लौटे, और यहाँ जब आते हैं तो चीफ कमिश्नर ने मैं बोला कि भैया केस फर्जी है। बड़ी वेदना हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उनसे जब सवाल जवाब हुए तो उन्होंने पूछा, बाद में मेरे को पता लगा कि भाई वो महाशय जो थे वो IITN थे, इसलिए उनको डीप नॉलेज था। पर वो मान गए कि हाँ आपने बिल्कुल साइंटिफिकली बेस्ड केस बनाया है। तो उससे बड़ी खुशी भी हुई, हमें अप्रिसिएशन भी मिला। और बाद में वो प्राइवेट बड़ी पार्टीज़ पे भी, वो तेल और गैस से रिलेटेड था, ONGC का केस था, जी जी। और बाद में वो दूसरी भी उन पर लागू हुआ और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिला। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है कि उसमें आपको रिवार्ड भी मिलता है। मैंने अप्लाई भी नहीं किया उसके लिए, क्योंकि हमारा ये मानना था कि हम जो करते हैं वो सरकारी जो तनख्वाह मिल रही उसी के परिप्रेक्ष्य में तो अपनी ड्यूटी पूरी करना है। ठीक है, वो एक इंसेंटिव के रूप में आपको उसका प्रोत्साहन राशि कुछ मिलती है, मतलब आप प्रोत्साहन राशि मिलती है। सर, आज के युवा टैक्स और ईमानदारी को कैसे देखें, इस पर आपका क्या विचार है? टैक्स और ईमानदारी, हाँ देखिए ये बड़ा मैंने बताया आपको कि आदमी 2 तरीके से ईमानदार होता है। एक तो दिखने के लिए ईमानदार और एक व्यक्ति से अपने प्रति ईमानदार। आदमी को हमेशा अपनी आत्मा को हाजिर नाजिर मान के और जो सही कर सकता है उतना, उसको किसी को दिखाने के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं कि मैं ईमानदार।
ये एक नैतिक मूल्य है, और नैतिक मूल्य के लिए आदमी को अपने तय अपनी आत्मा के प्रति ईमानदार होना चाहिए। हर काम वो करे, वो भगवान को, हमारे भारत में तो भगवान को मान के ही सब काम किया जाता है। जी, कोर्ट में बिल्कुल। भी हम जो है वो शपथ उसी के लेते हैं साथ उसी ही को मानते मान हैं। के। तो हम अपने नैतिक रूप से जिसको सही मानते हैं उसको सामने रखते हुए हमें नैतिक रूप से ईमानदार रहना चाहिए। टैक्स चोरी और ईमानदारी, मैंने कहा ना, दो सब्जेक्ट हैं कि टैक्स चोरी एक किसी का भावना है करने की, जी बिल्कुल। तो वो गलत हो गया। टैक्स प्लानिंग है, वो भी एक तरीका का टैक्स चोरी है, पर वो टैक्स प्लानिंग के नियम के तहत वो प्लान करके टैक्स बचा रहा है। तो ये चीज़ें फ़र्क होता है दोनों में। जैसे कोई पकड़ा गया तो चोर है, नहीं तो साहूकार है। जब तक कोई कोर्ट प्रूव नहीं कर देती उसको, तब तक वो साहूकार है। सर, टैक्स प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम जरूरी हो सकते हैं? देखिए, आजकल जो है पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, फेसलेस वो है। तो आप जो भी टैक्स पेयर है वो अपना ऑनलाइन सारा काम करता है। पता ही नहीं होता कौन अधिकारी उसका काम देख रहा है और कौन अधिकारी नहीं देख पाता है, कौन असेसी है या कौन करदाता है जिसका मैं कर देख रहा हूँ। तो व्यक्ति सर, ये सबसे सही है कि फेसलेस जो है वो कार्रवाई जो चल रही है आज की तारीख में, वही एक निदान है कि वो कम से कम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के बदले उसको घटाएगी और घटा रही है। आप किसी भी विभाग में देख लीजिए, जैसे जैसे इसका फेसलेस होता है जरा, हालांकि उसमें एक दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है कि आदमी किसी चीज़ का सॉल्यूशन दे सकता है व्यक्तिशः, ऑनलाइन तो वो सवाल जवाब में पूछेगा तो ही दे पाएगा। जी। तो क्या होता है कि एक आदमी की बॉडी लैंग्वेज आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, ये इसके बात में सत्यता है या नहीं है। फर्स्ट जो है इम्प्रेशन आपकी बॉडी मूवमेंट से, आपके हाव भाव से, आपके चेहरे से सामने वाले को समझ में आ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी चल रहा है आजकल, कर निर्धारण का काम चल रहा है, वो सही है। उसमें कहीं कहीं टेक्निकल दिक्कतें आ जाती है, कहीं नेट नहीं मिल रहा है, कहीं आपका सर्वर डाउन है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो ये तो सब ऐसा है कि जैसे आप किसी कार्यालय में गए, बाहर अधिकारी कहीं दौरे पे चले गया, जो क्लर्क है वो छुट्टी पे है, सेक्शन ऑफिसर है वो है नहीं, बाबू है कहीं चाय पीने चला गया। तो ये चीज़ें जैसे वहाँ होती है वैसे ही यहाँ भी धैर्य की ज़रूरत होती। भाई वहाँ तो आप डे टाइम में ही जा पाते हो ऑफिस में, ये तो ऐसा माध्यम है कि आपको 24 घंटे 24/7 उपलब्ध है। तो ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा सही है। और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप उसकी आगे कंप्लेंट करेंगे, ऑनलाइन ही कंप्लेंट होती है, उसका सॉल्यूशन निकलता है। जी। मैं नहीं सोचता कि थोड़ा सा ये हमारी जो पीढ़ी है उसको ज़रूर ऑनलाइन काम करने में दिक्कत है, पर आज की युवा पीढ़ी तो बहुत फास्ट है इस मामले। जैन साहब, IRS की प्रशासनिक सेवा में ईमानदारी बनाए रखने के लिए आपको कितना कुछ करना पड़ा? यह ईमानदारी बनाए रखना आपके लिए कठिन थी या आसान थी? देखिए साहब, मेरे लिए इसलिए आसान था कि मैंने ज़िंदगी भर कभी पोस्टिंग नहीं मांगी। नॉर्मली हमारे सरीखे विभागों में ऐसा चलता है कि एक गीली और सूखी पोस्टिंग मानी जाती है कि वेट एंड ड्राई पोस्टिंग। तो ज़्यादातर लोग रहते हैं कि जी 40% वेट पोस्टिंग है तो कुछ न कुछ अलग से पैदा हो जाएगा, मिल जाएगा या कुछ मिल हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ पे 650 राजा महाराजा दबे पड़े हैं। जी बिल्कुल। तो न तो किसी का धन रहा, न किसी का मान रहा। तो आपकी यदि किस्मत में लिखा है धन, तो आपको घर से बाहर निकलते ही हीरा मिल जाएगा, हीरे की पोटली मिल जाएगी। और यदि आपकी किस्मत में नहीं है तो आप घर से हीरे की पोटली लेके निकलेंगे और बाहर जाते आपका जेब कट जाएगा, आपकी नहीं रहेगी। तो वो जो होनी है वो तो होनी है। आपके प्रयास
केवल इतने हो सकते हैं कि हाँ भाई हमको कुछ ज़्यादा मिले तो बेहतर है कि आप नौकरी न करें और बाहर व्यवसाय करें। मैं अपने बारे में खुद बताता हूँ कि मैं पहले शुरुआत में कॉलेज प्रोफेसर रहा, उसके बाद वो छोड़ के और 1.5 साल मैंने महाराष्ट्र में व्यवसाय किया। जी चूँकि अपनी पूंजी नहीं थी तो मामा की पूंजी का उपयोग करते हुए वहाँ पे बिज़नेस किया। फिर लगा कि पूंजी अपनी होनी चाहिए तो पहले अपन कुछ और व्यवसाय करके या कुछ और नौकरी करके और पैसा कमा लें, और फिर मैं वापस मनावर कॉलेज में प्रोफेसर हो गया और उसके बाद इधर आया। तो ऐसा है कि नौकरी में तो आपको लिमिटेड उसमें ही गुजारा करना पड़ता है और वो करना चाहिए। और आप कभी भी किसी से अपेक्षा न रखें तो जीवन में कभी निराशा नहीं मिलेगी। जी आपने कभी भी पोस्टिंग मांगी नहीं है, जहाँ भेजना भेज दे, तनख्वाह तो बंद कर नहीं सकता। जो सुविधा आपको मिलनी है सरकार की तरफ से वो मिलनी है, वो तो मिलेगी। तो इसलिए तकलीफ किस बात की। मतलब आपके लिए ये आपकी जो प्रशासनिक सेवा में रहे वो आपके लिए कोई कठिन नहीं काम था, वो आपके बिल्कुल लिए नहीं, मैं तो ये बिल्कुल मानता था आसान था। कि यदि आपके उच्चाधिकारी आपसे खुश हैं बहुत अच्छी बात है, वो नाराज़ हैं तो उनकी नाराज़गी दूर करने के प्रयास किए। तो मेरा पूरी नौकरी के 36.5 साल में कभी किसी से कोई ऐसा मतभेद नहीं हुआ। थोड़ा किसी से मतभेद हुआ, उसने ट्रांसफ़र कर दिया तो हमने उसको भी प्रसाद रूप में लिया कि चलो दाना पानी यहाँ का इतनी दिन था, दूसरी जगह उतने दिन रखा है। तो मुझे मक्सी जैसी जगह भेजा गया तो मैं कहता था कि भाई मक्सी तो जैन लोगों का तीर्थ है, उसको मक्सी जी कहते हैं हम लोग, सिंपल जी, मक्सी बिल्कुल। नहीं कहते। तो उसको भी प्रसाद रूप में लिया कि भाई भगवान ने सेवा के लिए भेज दिया। सर रिटायरमेंट के बाद आप अपने जीवन को सुखदायी आनंददायी बनाने के लिए क्या पुस्तकों की तरफ जा रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं या अन्य कोई कार्य से जुड़े हुए हैं? देखिए मेरे को पारिवारिक रूप से बड़ा अच्छा माहौल मिला। तो मैं 6.25 साल का, तो तब से मैंने कलम पकड़ ली थी, पहली कविता तब लिखी थी। जी तो कई साल हो गए मेरे को ये करते हुए, और सामाजिक क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रहा। फ़र्क इतना पड़ गया कि जब मैंने यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन कर ली 1985 में, तो मैंने पहली बार देखा कि भाई सारे रूल्स रेगुलेशन, आपको कुछ भी लिखना, अखबार में एक आर्टिकल भी लिखना है, एक लेख भी लिखना है तो विभाग से परमिशन लेनी पड़ती। जी मैंने 2-3 बार प्रयास किया, 1 महीने तक मेरे को उसकी परमिशन नहीं मिली। हालांकि 1 महीने बाद यदि परमिशन नहीं मिली तो हम अपने नाम से छपा सकते थे। तो मैंने एक आध आर्टिकल छपाया, फिर अधिकारी ने पूछ लिया तो समझ में आया कि भाई अपने को लिखना है, और मैंने लिखना जारी रखा। अपने नाम से नहीं लिखते, छद्म नाम जी श्रीमती के नाम से आर्टिकल देता रहा। हमारे विभाग में भी लोगों को पता था कि श्रीमती के नाम से लिखते हैं, पर उसमें मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। विभाग में आने के पहले मैं कई सम्मेलनों में भी जाता था, तो वो सब मेरे को बंद करना पड़े, क्योंकि विभाग का अक्सर एक नज़रिया होता था कि भाई आप कोई विभाग के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर देंगे, विभाग के खिलाफ तो नहीं बोल देंगे। वो जो अंग्रेज़ों के समय की नीति थी वो अभी भी सारे सरकारी विभागों में कम ज़्यादा जारी है। जी तो बहुत मैं जो बढ़िया। है, मेरी अभी तक 14 किताबें निकल चुकी है, और मेरी कुछ किताबों को अच्छे पुरस्कार मिले हैं। राष्ट्रीय स्तर पे भी कई जगह मुझे पुरस्कृत किया गया है। तो वो मेरा अनवरत जारी है, लेखन मेरा सतत जारी है, लेखन के साथ पढ़ना जारी है, और सामाजिक गतिविधियों में मैं पहले से ज़्यादा समय इसलिए दे पाता हूँ कि विभाग की व्यस्तता ख़त्म हो गई, नौकरी के टाइमिंग्स ख़त्म हो गए। सर आपकी किताबों के ऊपर, आपके कवित्व के ऊपर किसी और पॉडकास्ट में आपको सादर आमंत्रित करेंगे। और अंत में आप से जानना चाहूँगा जैन साहब, आप हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको क्या विशेष सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से और सभी हिंदुस्तानियों से, सभी आम नागरिकों से। पहला, देश के प्रति ईमानदार रहें, अपने प्रति ईमानदार रहें। किसी भी देश जो कहलाने के काबिल बनता है उसकी 4 स्थितियां होती है। एक, उस देश की अपने नागरिक हों, उस देश का अपना भूभाग हो, उस देश का अपना झंडा हो, और उस देश की अपनी भाषा हो। हमारे पास अपना राष्ट्रीय तिरंगा झंडा है,
भारत की भूमि है, भारत के नागरिक हैं, मगर जो कमी है वो हमारी राष्ट्रभाषा की। आज तक हमारी एक भी राष्ट्रभाषा डिक्लेयर नहीं की गई है, जो कि हिंदी को किया जाना चाहिए। जिस दिन से हम अपना काम सारा और सारे नियम कानून कायदे हिंदी में उपलब्ध करा देंगे, निश्चित रूप से उस दिन भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी और हमारा देश और मजबूत होकर निकलेगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये हैं श्री अरुण कुमार जैन साहब, IRS रिटायर्ड अधिकारी, जिनके अनुभव, दृष्टिकोण और जीवन के सिद्धांत हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं। इनकी बातें न केवल प्रशासन को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण रखती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि सेवा का भाव सेवानिवृत्ति के बाद भी समाप्त नहीं होता। द शेयर टेबल पर आज की यह मुलाकात हमें याद दिलाती है कि नेतृत्व वही श्रेष्ठ होता है जो आत्मचिंतन और समाज हित के साथ आगे बढ़े। जैन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नई सोच और नई प्रणाली के साथ, नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।